Guys, am I audible to all of you? Yes, sir. Oh, so welcome back to another session of aptitude. Okay. So yesterday we left because of some issues, technical issues. So we'll continue from the point where we left yesterday, right? So yesterday we were looking like average. What was average, right? So we have covered the basics of average, and now we are going to see the application, how the questions are asked on average, right? So one by one we will see the questions. Everyone remember what was the average? Yes, sir. Okay. So from today we will start directly from the questions. Okay. Is the screen visible to all of you? Yes, sir. So we will directly start from the questions now. So देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? If the average age of 15 boys, the average age of 15 boys is 12 years, right? So what does that mean? 15 boys is, and number of quantities is 15, and their average is 12 years. मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने 15 है, उनका एवरेज जो है वो 12 है. तो यहाँ से हमें उसका सम मिल सकता है. सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राइट? नंबर ऑफ क्वांटिटीज. सो यहाँ से हम क्या करेंगे? एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू 15 into 12, that is 180. So sum will be our 180, right? So moving forward, if 3 new boys whose average joins the group and the average is increased by 1 year. So इस ग्रुप में क्या हुआ? 15 लोगों का ग्रुप था, उसमें 3 और नए लोग आ गए. तो अब नए लोग बन गए 18. 3 ज्वाइन हो गए, राइट? 3 लोग अगर ज्वाइन हो गए तो ग्रुप का नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने बन गए? 18 बन गए. एंड द एवरेज ऑफ द ग्रुप इज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर. एवरेज क्या हो गया? 13 हो गया, राइट? सो 13 हो गया. तो सम क्या हो जाएगी इस नए ग्रुप की जो कि 18 लोगों का ग्रुप है, उसकी सम हो जाएगी 234, राइट? 18. वेरी गुड पुनीत. सो ये जो सम बन गई वो 18 लोगों की है. उसमें से 15 लोग, मतलब यहाँ से जो 15 लोग यहाँ पे थे वही 15 लोग इसमें है, और 3 लोग नए ऐड हो चुके हैं. तो इस 234 में से 180 जो सम होगी वो इन 15 लोगों की होगी, और जो बचा हुआ है, मतलब जो इंक्रीज हुआ है, वो जो है वो नए 3 लोगों का है. तो कितना इंक्रीज हुआ है? 234 माइनस 180, और ये जो इंक्रीज हुआ है वो 54 इंक्रीज हुआ है. तो ये जो आ गई वो सम आ गई किन लोगों की? ये 3 लोगों की सम आ गई. तो इन 3 लोगों की सम कितनी आई है? 54. तो पूछा क्या है? फाइंड द एवरेज एज ऑफ दोस 3 न्यू बॉयज. तो 3 नए लोगों का एवरेज पूछा है, तो 54/3 कर दूंगा अगर, तो क्योंकि सम बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू एवरेज. सो यहाँ से हो जाएगा 18 years. So 18 years is the average of those 3 new boys. Clear to everyone? Yes, sir. Okay, so we'll move to next question. Let's see how the question looks. Rahul, whose batting average per inning was 50 for 17 innings. Right? So ये क्वेश्चन क्रिकेट से है, तो ज्यादातर लोग को क्रिकेट पसंद होता है, तो सबको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है. 17 इनिंग्स में राहुल का बैटिंग एवरेज कितना है? 50 है. इसका मतलब पर इनिंग वो 50 रन बनाता है. तो उसने टोटल रन कितने स्कोर किए होंगे? 50 into 17. 50 into 17, राइट? तो 50 into 17 कितने हुए होंगे? 850 हुए होंगे, राइट? सो ये हो गई उसकी सम ऑफ रन्स. ये
नंबर ऑफ क्वांटिटीज मतलब नंबर ऑफ मैचेस इनटू एवरेज इज इक्वल टू सम यानी टोटल रन्स। मेड अ सेंचुरी इन हिज 18th इनिंग, मतलब अब नंबर ऑफ क्वांटिटीज मतलब नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए, 18 हो गए। बिकॉज ऑफ विच हिज एवरेज बिकम्स 56, उसकी वजह से उसका एवरेज क्या होगा, 56 हो गया। उसके सॉरी उसके रन्स कितने हो गए होंगे, 56 इंटू 18 दैट विल बी 1008, राइट, 1008 रन हो गए होंगे। देखिए 17 मैचेस में उसके टोटल रन थे 850, 18 मैचेस में उसके टोटल रन है 1008, राइट, 1008। तो अगर मैं इन 18 मैचेस के टोटल रन में से 17 मैचेस के रन हटा दूंगे तो मुझे 18th इनिंग का स्कोर पता चल जाएगा। कैसे होगा, 1008 माइनस 850, तो ये आ जाएगा 158। तो उसने 18th इनिंग में स्कोर कितना किया, 158। क्वेश्चन भी वही पूछा है, फाइंड द रन स्कोर्ड इन द 18th इनिंग। 18th इनिंग में इसका स्कोर कितना था, 158 रन, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, a group of 6 members has an average weight of 65 kg. If one new member joins the group, average weight will become 62 kg. Find the weight of new member. अब देखिए पहले इसमें क्या हुआ, एवरेज 1 से इंक्रीज हो गया। लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, एवरेज 50 से 56 बन गया, एवरेज इंक्रीज हो रहा था नया, मतलब पहले 3 लोग नए आए, एवरेज इंक्रीज हो गया, एक इनिंग ज्यादा आ गई, एवरेज फिर से इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे एवरेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एवरेज इसलिए डिक्रीज हो रहा है कि जो नया बंदा आया है उसका वेट 65 से कम होगा, तो एवरेज डिक्रीज ही हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं। सो 6 लोग हैं, 6 लोगों का एवरेज कितना है, 65, तो उनकी सम कितनी हो जाएगी, 390, राइट। न्यू मेंबर ज्वाइंस द ग्रुप मतलब 7 लोग हो गए और उनका एवरेज कितना हो गया, 62, तो सम कितनी हो जाएगी, 434, राइट। तो ये सम हो गए। अब 6 लोगों की सम है 390, 7 लोगों की सम है 434, तो 7 लोगों की सम में से मैं 6 लोगों की सम माइनस कर दूंगा तो मुझे 7th मेंबर की वेट मिल जाएगा, 7th मेंबर का वेट मिल जाएगा, वो कितना होगा, 434 माइनस 390, तो ये कितना बन जाएगा, 44. वेरी गुड, 44 kg। so find the weight of new member, so weight of new member is 44 kg। वैभव वेरी गुड, राइट। सो इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ज्वाइन हो रहे थे, नए मेंबर ऐड हो रहे थे, इसी तरह कोई मेंबर लेफ्ट भी हो सकता है, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम, राइट। चलिए ये तो था कि जो न्यू मेंबर ऐड हो रहा है, जो न्यू मेंबर लेफ्ट हो रहा है उसका मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इसमें से कुछ और अदर वैल्यूज फाइंड करते हैं, देखिए मतलब इसमें कोई अलग मेथड नहीं है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस वैल्यूज थोड़ी अलग पूछी होगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द बैट्समैन स्कोर्ड 135 रन्स इन हिज 20th इनिंग एंड इंक्रीज हिज एवरेज बाय 5 रन्स, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 20 इनिंग्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन समझ लो पहले कि एक बैट्समैन है, उसने 20th इनिंग मतलब 20 इनिंग्स खेली और 20th इनिंग में उसने कितने रन बनाए, 135 रन बनाए, और उस 135 रन की वजह से क्या हुआ, उसका एवरेज जो है वो 5 रन से इंक्रीज हो गया। तो वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज एवरेज आफ्टर 20 इनिंग्स, मतलब अब उसका टोटल एवरेज कितना हो गया, ठीक है।
अब इसके लिए देखें, अब एवरेज अगर 5 से इंक्रीज हुआ है तो हमें प्रीवियस एवरेज मतलब 19 इनिंग्स का एवरेज पता होना चाहिए, तभी हम उसको 5 से इंक्रीज कर पाएंगे, राइट। अब 19 इनिंग्स तो पता है हमें, उस इस 20 इनिंग के पहले उसने 19 इनिंग खेली होगी, बट उसका एवरेज हमें पता नहीं है, तो क्या करूंगा मैं, एवरेज को x एज्यूम कर लूंगा, राइट। अगर 19 इनिंग्स में उसने x के एवरेज से टोटल रन कितने बनाए होंगे, 19x रन बनाए होंगे, राइट। 19x रन बनाए होंगे, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, उसने 20 इनिंग खेली, मतलब उसके इनिंग्स कितने हो गए, 20 हो गए, और उसका एवरेज जो है वो 5 से इंक्रीज हो गया, तो मतलब एवरेज कितना हो गया, अब x+5 हो गया। इज दैट क्लियर। फिर क्या हुआ, अब उसने 20 इनिंग्स में रन कितने बनाए होंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 20x+100 हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब ये है उसके 19 इनिंग्स के, यो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको छोड़ दो, बस इतना समझ लो कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो उसके 19 इनिंग्स के रन है, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये उसके 20 इनिंग्स के रन है, और हमें ये पता है कि उसने 20 इनिंग में 135 रन स्कोर किया है। 20 इनिंग्स में कितना रन स्कोर किया है, 135 रन, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, अगर 20 इनिंग्स के स्कोर में से मैं 135 रन मतलब 20 इनिंग्स का स्कोर अगर हटा दूं तो मुझे 19 इनिंग्स के टोटल रन मिलने चाहिए, राइट। या 19 इनिंग्स के रन्स में मैं 135 अगर जोड़ दूं तो मुझे 20 इनिंग्स का स्कोर मिलना चाहिए। आप दोनों में से एक कर सकते हो, या तो 19 इनिंग्स में 135 जोड़ दो तो आपको 20 इनिंग्स का टोटल मिल जाएगा, या 20 इनिंग्स के टोटल में से 135 हटा दो तो आपको 19 इनिंग्स का स्कोर मिल जाएगा। तो इसको इक्वेशन में कैसे लिख सकता हूं मैं, 19x प्लस 135 इज इक्वल टू 20x प्लस 100, राइट। तो ये 19x इधर चला जाएगा इक्वल टू के, तो 20x माइनस 19 ये बन जाएगा x, और इधर ये 100 को इधर भेज दूंगा तो 135 माइनस 100 बन जाएगा, तो x की वैल्यू मिलेगी मुझे, x इज इक्वल टू 35, राइट। अब क्वेश्चन क्या पूछा है पंकज, 240, 40 राइट, 40 इज करेक्ट, वेरी गुड। तो एवरेज क्या मिल जाएगा, व्हाट इज, सॉरी क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 20 इनिंग्स। तब x अज्यूम मतलब x देखिए हमने कहा मान लिया था, x को मान लिया था हमने उसके 19 इनिंग्स का एवरेज, तो अब पूछा है 20 इनिंग्स का एवरेज, तो 20 इनिंग्स का एवरेज क्या था हमारा, x+5 था, तो x+5 को 20 इनिंग्स का एवरेज हो जाएगा, x की वैल्यू है 35 प्लस 5, सो टोटल एवरेज बन गया 40 रन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yeah. सॉरी यू आर नॉट ऑल। Hello. यस प्रकाश। So 19x plus 135 equals to 20x plus 100 equal कैसे किए? इसके आगे एक्सप्लेन करना है आपको। हाँ, वहां से इक्वल कैसे किए? वो इक्वल क्यों किया, राइट, ठीक है मैं बता रहा हूँ। One second. देखिए, ठीक है, देखिए क्या है, 19x जो है उसके 19 इनिंग्स का स्कोर है, सेकंड में ये हटा देता हूँ। देखिए 19x जो है वो उसके 19 इनिंग्स का स्कोर है, और 20 इनिंग में उसने स्कोर किया है 135 रन। अब मुझे 19 इनिंग्स का स्कोर भी पता है, 20 इनिंग्स का स्कोर भी पता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो छोड़ दो, 19x है, 20x है, प्लस 100 है, वो छोड़ दो। अब सिर्फ मान लो कि ये 19 इनिंग्स का स्कोर है और ये जो है वो उसके 20 इनिंग्स का स्कोर है, और मुझे 19 इनिंग्स में अगर 20 इनिंग्स का स्कोर, 20 इनिंग का मतलब 20वें इनिंग में उसने 135 स्कोर की, वो अगर जोड़ दूं तो मुझे 20 इनिंग का स्कोर मिल जाएगा। वही लिखा हमने यहाँ पे, 19x प्लस 135 इज इक्वल टू ये 20 इनिंग का स्कोर, राइट। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 20 इनिंग के टोटल रन में से मैं उसके 135 अगर माइनस कर दूंगा तो मुझे वो 19x मिल जाएंगे, जो कि उसके 19 इनिंग का स्कोर है, राइट। और यहाँ पे इक्वेशन बना, उस इक्वेशन को हमने सिंपली सॉल्व कर दिया, कैसे किया, 19x तो इधर भेज दिया तो माइनस हो गया, 100 को इधर भेज दिया तो ये भी माइनस हो गया, 20x माइनस 19x, 135 माइनस 100, x इज इक्वल टू 35 मिला मुझे यहाँ पे, और
पूछा हमें 20 इनिंग्स का था, तो इसलिए मैंने 135 प्लस 5 कर दिया, तो ये हो गया 40 रन। इज दैट क्लियर टू यू प्रकाश? Yes, sir. ओके, Yes. so we'll see one more example regarding this. See what is the example now. If a bowler having average of 15 runs per wicket, तो मतलब एक विकेट लेने के लिए वो बॉलर क्या करता है, 15 रन देता है, 15 रन देने के बाद एक विकेट लेता है, टेक्स 5 विकेट्स फॉर 10 रन इन हिज लास्ट गेम, मतलब जो उसने लास्ट गेम खेला है उसमें उसने क्या किया, 5 विकेट देके, सॉरी 10 रन देके 5 विकेट लिए, हिज एवरेज बिकम्स 14, तो उसका एवरेज जो हो गया वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, राइट। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम आफ्टर द लास्ट गेम, आफ्टर द लास्ट गेम पूछा है, राइट। तो फर्स्टली फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है, बॉलर हैविंग एन एवरेज ऑफ 15 रन्स पर विकेट, राइट, यहाँ तक देखिए, तो उसने एक इनिंग के एक विकेट के लिए 15 रन दिए, मतलब ये उसका एवरेज है, तो ऐसे उसने कितने विकेट्स लिए वो पता है कि हमें नहीं पता है, तो इसके लिए मैं अज्यूम करूंगा कि उसने एक्स विकेट्स लिए, राइट, तो ये हो गया हमारे नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ विकेट्स, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि उसने टोटल रन कितने दिए है अब तक, तो वो हो जाएंगे 15x, राइट। इसको लॉजिकली भी समझ सकते हो, 15 रन देके एक विकेट लेता है, उसने टोटल x विकेट्स लिए, तो हर विकेट के लिए 15 रन दिए होंगे, तो टोटल रन कितने दिए होंगे, 15x सम, हमारी एवरेज की लैंग्वेज में अगर बोलोगे तो सम हो जाएगा, राइट। टेक्स 5 विकेट्स फॉर 10 रन्स इन द लास्ट गेम, अब लास्ट गेम में उसने कितने विकेट लिए, 5 विकेट लिए, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ विकेट्स का है नंबर, एंड वो 5 से इंक्रीज हो जाएगा, 5 विकेट्स उसने और लिए है ना, तो वो 5 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 5 प्लस x प्लस 5 हो जाएगा, और एवरेज क्या बन गया उसका 14 रन, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उसने टोटल रन कितने दिए हैं इसमें, 14x प्लस, सॉरी 14x प्लस 70, इतने रन दिए उसने टोटल, राइट। अब लास्ट वीक मैच में उसने कितने रन दिए, 10 रन दिए, और उसके पहले मैचेस में उसने रन दिए थे 15x, तो पहले उसके पहले मैचेस के मतलब 15x में अगर मैं 10 रन और जोड़ दूं तो मुझे उसके टोटल रन मिल जाएंगे ये 14x प्लस 70, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15x प्लस 10 इज इक्वल टू 14x प्लस 70, राइट। सिंपली अगर इसको सॉल्व कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 14x इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 14x, सॉरी 15x माइनस 14x इक्वल टू, ये सिंपली 10 को उधर भेज दूंगा मैं, प्लस है इधर, माइनस हो जाएगा 70 माइनस 10, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 60, राइट, x इज इक्वल टू 60, बट x क्या है, हमने उसके पहले मान लिए थे, पहले उसने 60 विकेट्स लिए थे, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम आफ्टर लास्ट गेम, आफ्टर लास्ट गेम कितने विकेट लिए थे उसने, x प्लस 5 विकेट लिए थे, तो x की वैल्यू हमें 60 मिल चुकी है, x प्लस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 हो जाएगी, राइट। तो आफ्टर लास्ट गेम उसने कितने विकेट्स लिए, 65 विकेट्स लिए, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, और किसी को डाउट है, आप नहीं बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं एवरेज में से, the average age of 8 students in a class is 20 years, right, तो 8 लोगों का एवरेज एज कितना बोला है, 20 इयर्स बोला है, तो उसकी सम कितनी हो जाएगी, 160 सम हो जाएगी, राइट, एंड द एवरेज एज ऑफ अदर 20 स्टूडेंट्स, मतलब
इन 8 के अलावा जो 12 लोग बचे हैं उनका एवरेज एज दिया है 15 ईयर्स, तो इनकी सम हो जाएगी 180 राइट। तो पूछा क्या है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द क्लास। तो क्लास में पहले 8 लोगों का एवरेज दिया था 20 और उसके अलावा 12 लोगों का, अदर 12 स्टूडेंट बोला है, उसके अलावा 12 लोगों का एज दिया था 15। तो पहले 8 लोगों की सम है 160 और फिर 12 लोगों की सम है 180, तो पूरे क्लास की सम हो जाएगी। तो इसके लिए मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो ये कितना बन जाएगा 340 राइट। अब ये 340 जो सम है वो कितने लोगों की है, ये 160 जो है वो 8 लोगों की प्लस 180 जो है वो 12 लोगों की, मतलब 20 लोगों की सम है। तो इसको मैं ये कर दूंगा 340/20, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 17 ईयर्स। सो ये हो गए पूरे क्लास की एवरेज एज। क्लियर टू एवरीवन? So in this way you have to answer the questions of average, right? Now average is clear to everyone? एवरेज में किसी को कोई डाउट है? तो एवरेज सिंपली बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन एन, राइट। इसको ही मॉडिफाई करके हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए। सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू एन, एन इज इक्वल टू सम अपॉन एवरेज, यही यूज करना है हमें पूरे एवरेज के अंदर, बाकी कुछ करना नहीं, राइट। सो अगर एवरेज क्लियर है, एवरेज में अगर किसी कोई डाउट नहीं है तो हम अगले सेशन पे चलते हैं, हमारा जो अगले पॉइंट पे चलते हैं जो कि हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ओके। तो देखिए रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम रेशियो देखते हैं, उसके बाद हम प्रोपोर्शन पे जाएंगे, ठीक है। सो रेशियो क्या होता है? सो रेशियो आपने बहुत सारे लोग, मतलब आप में से सभी लोगों ने सुना होगा 3:5, 7:2, 5:1, 1:5, ये सुना होगा। तो यही होता है रेशियो। रेशियो तो सिंपल भाषा में अगर रेशियो को डिफाइन करना है तो रेशियो को क्या बोलेंगे? रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप एंड सेम यूनिट। रेशियो इज नथिंग बट द कंपैरिजन। क्या होता है कंपैरिजन? मान लो दो बंदे हैं ए एंड बी, राइट। दोनों को जॉब है दोनों के पास, और दोनों की सैलरी है, ए की सैलरी है 20,000 और बी की सैलरी है 25,000 पर मंथ, ओके। तो अब हमें क्या करना है कि कंपेयर करना है दोनों की सैलरी को। तो दोनों की सैलरी को कंपेयर करूंगा मैं, तो क्या बोलूंगा कि जब इसकी सैलरी 20,000 है तब इसकी सैलरी 25,000 है। अब ये वैल्यूज कंपैरिजन के लिए बहुत बड़े हो जाएंगे, तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं मतलब दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। तो दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड कर दूंगा, तो पहले 1000 से कर दूंगा तो ये 3 जीरो कट जाएंगे, राइट। फिर आगे सिंप्लीफाई हो सकता है 5 से कट सकते हैं, तो 5 से काट दूंगा तो इसको 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब ए की सैलरी 4 है तो बी की सैलरी 5 है। तो इसको ही सिर्फ सिंपल एवरेज में लिखने तो हम क्या लिखते हैं, 4:5। ये जो डबल डॉट्स है इसको इज टू बोलते हैं, राइट। 4:5, वेरी गुड साइली। सो 4:5, सॉरी 5, 4:5 ये बोलते हैं इसको। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4:5 को 4/5 ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। दैट इज 20,000/25,000। सिर्फ इसको हमने क्या किया है, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए 1 2 3 जीरो कैंसिल कर दिए, 1 2 3 जीरो से कैंसिल कर दिए, 5 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 5 4 20, 5 5 25, सो 4/5 ये आ गया उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब रेशियो होता है।
right? The simplest form of any comparison is its ratio. Now clear to everyone? अब जब दो क्वांटिटीज रेशियो में आ जाते हैं तब क्या होता है कि दोनों क्वांटिटीज अगर रेशियो में आ गए तो एक क्वांटिटी चेंज नहीं कर सकते आप। एक क्वांटिटी को चेंज कर दिया तो दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। मतलब इस 4 को अगर हमने 8 कर दिया मतलब डबल कर दिया तो इसको भी हमें डबल करना पड़ेगा तब वो सेम रेशियो में रहेंगे। तो इसका डबल हो जाएगा 10, तो मतलब ये सेम रेशियो में है। इसको अगर मैं 800 कर दूंगा तो इसको भी मुझे 1000 करना पड़ेगा। 800 से मल्टीप्लाई हाँ सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये क्या रहेंगे, रेशियो में रहेंगे, वरना इनका रेशियो टूट जाएगा, राइट? सो दे विल नॉट बी इन रेशियो। क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज द रेशियो? राइट, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप एंड सेम यूनिट। सेम टाइप किस लिए बोला है कि देखिए अगर कंपैरिजन कर रहे हो आप तो ए की सैलरी और मान लो बी की एज है तो उन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मान लो कि ए की सैलरी है 500 रुपीज और बी का एज है 25 ईयर्स, तो इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते आप क्योंकि ये सेम टाइप के वैल्यूज नहीं है, सही है? तो इनको कंपेयर नहीं कर सकते हो। एंड सेम यूनिट क्यों बोला है? क्योंकि ए की सैलरी अब मान लो 10,000 है और बी की सैलरी जो है वो $1,000 है, $1,000, राइट? तो इनको भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सैलरी जो है वो रुपीज में है, ये सैलरी जो है वो डॉलर में है। डॉलर का अपना वैल्यू है, रुपीज का अपना वैल्यू है, तो इसको भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए सेम टाइप एंड सेम यूनिट होना चाहिए। तो आइदर इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर दो और इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दो, कंपेयर कर सकते हो। तो ये हो जाएगी 70,000 अगर स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर कर दिया 70 रुपीज से, और इसको हो जाएगा 10,000। अब दोनों वैल्यूज रुपीज में आ गई है तो अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो, दैट विल बी 1:7, राइट? तो इसको आप सिंपली कंपेयर कर सकते हो। कब कंपेयर कर सकते हो दो वैल्यूज को? जब वो सेम टाइप एंड सेम यूनिट में होंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे फिर से। राइट, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ ₹750 इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2, व्हाट इज द लार्जर पार्ट, राइट? अब 750 को क्या किया है, डिवाइड किया है 3:2 के फॉर्म में। तो मतलब अब ये 3:2 मिलके क्या कितने हो जाएंगे, 750 हो जाएंगे, राइट? सो 3:2 अगर मैं ऐड करता हूँ, मतलब 3 और 2 को ऐड करता हूँ तो ये तो 5 हो जाएंगे, ये तो ये 750 तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 3:2 है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जैसा हमने पहले भी रेशियो के डेफिनेशन में देखा है कि रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन। तो ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। अब एक्चुअल वैल्यूज क्या हो सकती है, उसको एक ही नंबर से डिवाइड करने के बाद ये सिंपल फॉर्म मिलता है, तो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्चुअल वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी 3x एंड 2 की एक्चुअल वैल्यू होगी 2x, क्योंकि एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं ना इसको, तो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी उसकी एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। अब इन दोनों को मिला के कितने बनने चाहिए, 750 बनने चाहिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 750, राइट? सो यहाँ से देखो इन दोनों को ऐड कर दो तो फिर 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 750, और x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 750 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बन जाएगा 150, राइट? सो x मिल गए मुझे 150। अब x की वैल्यू मैं क्या करूंगा, इस रेशियो में पुट कर दूंगा जहां पे मैंने x से मल्टीप्लाई किया था। सो 3x लार्जर पार्ट पूछा है तो लार्जर पार्ट ऑब्वियसली 3x ही होगा। सो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 150, x की वैल्यू 150 है तो ये हो जाएगा 450, और 2x की वैल्यू है 2 इंटू 150, तो ये बन जाएगा 300। सो ये दोनों पार्ट्स मिल गए,
क्रॉस चेक करना है तो इन दोनों को ऐड करके देख सकते हो 450 और 300, इन दोनों को ऐड करके देख सकते हो आप 750 आ जाता है। या इसको और ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 से कट हो गए दोनों वैल्यूज, 15 3 जा 45, 15 2 जा 200, सॉरी 300। तो ये 3:2 फिर से रेशियो में आ गए 3:2 में, तो यहाँ से आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। 450, वेरी गुड शुभांगी। राइट, तो इज दैट क्लियर? एवरेज के क्वेश्चन कैसे, सॉरी रेशियो के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं आपको? सिंपली इतना ही याद रखना है, ये जो रेशियो आपको गिवन रहेगा वो एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो उसके एक्चुअल वैल्यूज क्या होंगे, उसको कोई भी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो नंबर हमें पता नहीं होता है किससे डिवाइड किया है, तो इसलिए हमने x मान लिया। तो 3x, 3 की एक्चुअल वैल्यू हो गई, 2x 2 की एक्चुअल वैल्यू हो गई, दोनों को जोड़ दिया। जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा वो उस पे वो कंडीशन अप्लाई करेंगे हम, और x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू निकल गई तो उसको रेशियो में पुट कर देंगे 3x और 2x। यही होता है रेशियो एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने की तरीके, राइट। तो यहाँ पे और देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a certain amount of money is divided among Aman, Baman and Chaman in the ratio 3:5:2, right? तीन बंदे हैं, अमन, बमन एंड चमन, राइट। उनका रेशियो है 3:5:2, ठीक है। और उसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी उसने डिवाइड कर दिया। तो इफ अमन गॉट 300 मोर देन चमन, फाइंड द अमाउंट। जो हम अमाउंट इन तीनों में डिवाइड किए है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, सॉरी रेशियो की डेफिनेशन में मैं बोला था मैंने कि रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटी, मतलब दो से ज्यादा क्वांटिटीज भी आ सकती है। तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, A:B:C, ऐसे बोलते हैं इसको, A:B:C। और इनका रेशियो क्या है 3:5:2। इसका मतलब क्या हुआ कि ए को अगर 3 रुपए मिले होंगे तो बी को 5 रुपए मिले होंगे, और तभी सी को जो मिले होंगे वो 2 रुपए मिले होंगे, राइट। अब ए को अमन, मतलब ए यानी अमन, अमन को 3 रुपए तो नहीं मिले होंगे, उसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ अलग ही होगी, क्योंकि रेशियो में आए तो डिवाइड करके आए होंगे। तो अमन की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 3x है, बमन की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 5x है, और चमन की वैल्यू ऑब्वियसली 2x आ जाएगी, राइट। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन में हमें तीनों को ऐड नहीं करना है। कंडीशन क्या बोल रहा है, बमन गॉट 300 मोर देन चमन, मतलब ये जो बमन के पास 5x है, वो चमन के 2x से 300 रुपए ज्यादा है, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि चमन के अमाउंट में मैंने अगर 300 रुपए जोड़ दिए तो मुझे क्या मिलेगा, बमन का अमाउंट मिल जाएगा, और बमन का अमाउंट कितना है 5x है। नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बमन के अमाउंट से मैंने चमन का अमाउंट अगर हटा दिया तो मुझे 300 रुपए मिल जाएगा। सो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 300, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको। और अगर ऐसे लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सिंप्लीफाई मतलब रीअरेंज करने के बाद ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 300 मिल जाएगा, और x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 100 हो जाएगा x की वैल्यू, राइट। तो कुछ क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट, मतलब हमें टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। अब टोटल अमाउंट के लिए तीनों की अमाउंट ऐड करनी होगी। तो 5x प्लस 3x प्लस 2x ये बन जाएगा 10x। टोटल अमाउंट जो है वो 10x है, उसमें हमें पता है x की वैल्यू है 100, तो 10 इंटू 100 ये कितना हो जाएगा 1000। क्लियर टू एवरीवन? पुनीत वेरी गुड। राहुल
क्रॉस चेक इट। सर और एक बार। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, ठीक है, मैं फिर से सॉल्व ही कर देता हूँ आपके लिए। कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्टन अमाउंट, मतलब एक अमाउंट, सर्टन अमाउंट है, उसको क्या किया है, डिवाइड किया है किस किस में, अमन, बमन और चमन को, इन द रेशियो 3:5:2। मतलब अमन, बमन और चमन बड़े नाम हो जाएंगे, मैं उसको ABC लिख देता हूँ। अमन को मिले है 3, बमन को मिला है 5 और चमन को मिला है 2, राइट। और इन तीनों को मिला के एक सम सर्टन अमाउंट बन जाती है, राइट। उसको मैं AMT लिख देता हूँ, अमाउंट, राइट। अब देखिए, अभी आगे कंडीशन क्या बोल रही है, इफ बमन गॉट 300 मोर देन चमन। अब बमन को जो है वो चमन से 300 रुपए ज्यादा मिले। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 3 रुपए ज्यादा मिले, तो इसका मतलब क्यों, क्योंकि ये जो है वो रेशियो में है, वो उनकी एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, उनकी एक्चुअल वैल्यूज होगी 3x, 5x और 2x, राइट। तो अब कंडीशन क्या बोल रही है, बमन गॉट 300 रुपीज मोर देन चमन। तो बमन के पास जो अमाउंट है वो चमन की अमाउंट से क्या है, 300 रुपए ज्यादा है। तो इसमें मतलब चमन के अमाउंट में मैं अगर 300 रुपए ऐड कर दूंगा तो मुझे बमन की अमाउंट मिल जाएगी, राइट। या बमन के अमाउंट में से मैं 300 रुपए हटा दूंगा तो मुझे चमन की अमाउंट मिल जाएगी, राइट। या दोनों का डिफरेंस मैं ले लूंगा तो वो 300 मिल जाएगा। आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5x - 2x = 300, राइट। तो ये हो जाएगा 3x = 300 एंड x = 100। x की वैल्यू अगर 100 मिल गई तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट, मतलब ये अमाउंट हमें फाइंड करनी है। वो अमाउंट कितनी होगी, अमन के पास है 3x, बमन के पास है 5x मतलब 8x हो गए, और चमन के पास है 2x मतलब 10x हो गए, राइट। x की वैल्यू पता है हमें, 100 मिल गई है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये बन जाएगी 1000। नाउ क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रेशियो और प्रोपोर्शन नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन। कंडीशन क्या बोली है क्वेश्चन में, क्योंकि अगर कंडीशन आप सही से अंडरस्टैंड करते हो, कंडीशन को सही से मतलब समझ लेते हो कि कंडीशन क्या बोल रहा है, तो हमें आंसर डेफिनेटली मिलना चाहिए और सही आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ फादर्स एज टू सन्स एज इज 4:1, राइट। सो फादर्स एज टू सन्स एज रेशियो क्या बोल रहा है, 4:1, मतलब फादर की एज हो जाएगी 4 और सन की एज हो जाएगी 1, राइट। ये मत समझिए फादर की एक्चुअल एज है 4 इयर्स, 4 इयर्स में कोई बाप नहीं बनता, राइट, राइट। तो ये उसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू है, मतलब उसकी एक्चुअल एज होगी 4x और बेटे की एक्चुअल एज हो जाएगी 1x, राइट। और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंडीशन देखिए, यहाँ पे कंडीशन गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 196, मतलब इनके जो एक्चुअल एजेस है उनका जो प्रोडक्ट है वो है 196। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, 4x, ओके पुनीत, वेरी गुड। 14x प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, 14x + 1x = 196 बोला है, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे क्या मिलेगा, 4x² मिल जाएगा, x × x, x² हो जाएगा 196 और x² = 196/4, ये बन जाएगा x² = 49 और x क्या बन जाएगा 7, x की वैल्यू अगर 7 मिल गई है तो उनके एक्चुअल एजेस क्या हो जाएंगे, 4x
मतलब 4 into 7 ये हो जाएगा 28 ईयर्स, और सन की एज कितनी हो जाएगी 1x, इसका मतलब 7 ईयर्स, राइट। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। अब ये तो करंट एजेस मिल गए उनके हमें 28 ईयर्स और 7 ईयर्स, राइट। पूछा क्या है आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 साल और ऐड हो जाएंगे। अब फादर की एज अगर 5 साल बढ़ रही है तो सन की भी एज 5 साल बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 33 बाय, ये हो जाएगी 33 फादर की एज, और सन की एज हो जाएगी 12। बट हमें उसके एक्चुअल एजेस नहीं पूछे, क्वेश्चन क्या पूछा है रेशियो ऑफ देयर एजेस। सो 33:12, और ये मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको 3 से कट हो जाएंगे दोनों। सो ये हो जाएगा 3 11 33 और 3 4 12, तो आंसर आ जाएगा आपका 11:4। वेरी गुड मौसमी, बस उसको सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि रेशियो पूछा है तो रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उसके आगे आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हो आप आगे, बट 11 को 2 से नहीं डिवाइड कर सकते, इसके लिए हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। और हमें दोनों वैल्यूज को एक ही वैल्यू से डिवाइड करना होता है, इसलिए 11 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा ये लॉजिक ज्यादा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर्स बिटवीन 2 स्टेशंस इज 4:1, राइट। फेयर कितना है फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, कितना है 4:1, मतलब फर्स्ट क्लास में 4 रुपए लगते हैं तो सेकंड क्लास में 1 रुपया लगता है। and that of the number of passengers by traveling first class and second class is 1:50. So number of passengers, ये fares है और ये number of passengers, number of passenger कितना है 1:50। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट क्लास से अगर एक बंदा ट्रैवल करता है तो सेकंड क्लास से कितने बंदे ट्रैवल करते हैं 50 बंदे ट्रैवल करते हैं, राइट। इफ ₹2,700 is collected as a fare, मतलब टोटल कलेक्शन, व्हाट इज टोटल कलेक्शन एज अ फेयर इज 2,700। फाइंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेकंड क्लास पैसेंजर। तो हमें ये फाइंड करना है कि सेकंड क्लास पैसेंजर से कितने रुपए कलेक्ट किए उन्होंने, राइट। अब कलेक्शन क्या होगा, मतलब रुपीस कलेक्टेड कितने हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास का रेट है, फेयर है 4 रुपए, और उसमें से एक बंदा ट्रैवल करता है, कलेक्शन कितना हो जाएगा 4 रुपीज कलेक्शन हो जाएगा। 4 रुपए से एक बंदा ट्रैवल करता है तो 4 रुपए कलेक्शन हो गया। और सेकंड क्लास का कलेक्शन कितना होगा 1 रुपए से, मतलब 1 रुपया है फेयर चार्जेस, और 50 बंदे ट्रैवल करते हैं तो कितना कलेक्शन हो जाएगा 50 रुपीज कलेक्शन हो जाएगा, राइट। बट बोल क्या रहा है टोटल हो गए 2,700। अब इन दोनों को जोड़ दो तो truth ये था, वो तो ये तो हो जाते हैं 54 रुपीज। ये क्यों बोल रहा है 2,700, क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो कलेक्शन हमने निकाला है वो निकाला है रेशियो में से, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। तो एक्चुअल वैल्यूज क्या हो जाएगी कलेक्शन की 4x और 50x, ये हो जाएगी, राइट। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं 50x प्लस 4x प्लस 50x, तो टोटल मिलना चाहिए मुझे 2,700, राइट। तो इनको अगर ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 54x इज इक्वल टू 2,700, और x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2,700 बाय 54, राइट। ये कितना हो जाएगा 54 5 जा होता है 270, और ये 0, x की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई। अब x की वैल्यू 50 मिल गई तो पूछा क्या है फाइंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेकंड क्लास। अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेकंड क्लास इज 50x, और सो 50 इंटू एक्स की वैल्यू 50, तो सेकंड क्लास से अमाउंट कितना कलेक्ट हो गया 2,500 रुपीज, राइट।
सो फर्स्ट क्लास से कितना कलेक्ट हो गया होगा, टोटल कलेक्ट हो रहा है 2700, उसमें से सेकंड क्लास का है 2500, तो फर्स्ट क्लास का ऑब्वियसली 200 रुपीज मिल जाएगा अगर पूछा होगा तो। वेरी गुड शुभम जी। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि जब भी आप आगे मतलब फिर से एक बार पढ़ाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेनिंग अ डजन सिरेमिक मग्स। अ डजन सिरेमिक मग्स मतलब उसमें टोटल मग्स कितने हैं, 12 मग है, एक डजन में 12 पीसेस होते हैं, तो 12 मग्स है, 12 मग्स है उसमें। इस ड्रॉप गिर गया हो, फाइंड सम ऑफ द मग्स ब्रोक, कुछ मग क्या हो गए, टूट गए। which of the following cannot be the ratio of broken and unbroken mugs? ओके, यहाँ पे ऑप्शन होनी चाहिए, ऑप्शन में दे देता हूँ आपको। 3:2, सेकंड 5:2, थर्ड मान लीजिए ये हो जाएगा 7:5, और फोर्थ मिल जाएगा नन ऑफ दिस, राइट। सो अब इसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सा रेशियो नहीं हो सकता। यहाँ पे 5:7 कौन सा रेशियो नहीं हो सकता। अब कौन सा रेशियो नहीं हो सकता, देखिए ब्रोकन एंड अनब्रोकन मग्स का, तो यहाँ पे हो गए देखिए 3:5, 3:2। अब यहाँ पे ब्रोकन नग्स मैंने मान लिए 5 है, सॉरी 3 है, और अनब्रोकन मग्स कितने हैं, 2 है, तो दोनों को मिला के 5 बन जाएंगे। ये तो 12 नहीं बन रहा है, या इसको x भी मान लूंगा, 3x + 2x, तो 5x हो जाएगा, और 5x में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर 12 आ जाएगा, राइट। तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए हो सकता है क्या, 5x + 7x, ये हो जाएगा 12x, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 मिल सकती है, और 1 से अगर 12 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 मिल जाएगा टोटल मग्स, तो ये हो सकता है। 7:5 भी हो सकता है, 5:7 हो सकता है, तो 7:5 भी हो सकता है, नन ऑफ दिस मतलब ये रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट वन 3:2। ए, वेरी गुड, राइट। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ फेयर्स ऑफ ट्रेन ए, बी एंड सी। 3 ट्रेन है, ए, बी एंड सी, उनके फेयर्स कितने हैं, 2:4:5, मतलब 2x, 4x एंड 5x। इफ द फेयर ऑफ ईच ट्रेन इज इंक्रीज बाय 500, तो हर ट्रेन का फेयर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया 500 से, तो इसमें भी 500 रुपए ऐड हो गए, इसमें भी 500 रुपए ऐड हो गए, और इस लास्ट वाले में भी 500 रुपए ऐड हो गए। ईच ट्रेन, फेयर ऑफ ईच ट्रेन इज इंक्रीज बाय 500 रुपीज। द रेशियो चेंजेस टू 3:5:6, तो रेशियो क्या बन गया, 3:5:6, मतलब तो फेयर कितना हो गया, 3x, 5x, 6x। फाइंड द फेयर ऑफ ट्रेन सी बिफोर इंक्रीज, तो मतलब बिफोर इंक्रीज मतलब हमें 5x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो देखिए ट्रेन ए का फेयर कितना था, 2x,
अब बन गया है 3x, मतलब 1x से इंक्रीज हो गया। बी का ट्रेन का फेयर भी देखिए 4x था, अब इंक्रीज होके हो गया है 5x, मतलब ये भी 1x से इंक्रीज हो गया। पहले सी ट्रेन का फेयर था 5x, अब इंक्रीज होके कितना बन गया है 6x, मतलब ये भी 1x से इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज कितने से हुआ है 500 से, मतलब 1x की वैल्यू कितनी हो गई 500, तो x की वैल्यू भी 500 ही होगी, x इज इक्वल टू 500। और ये पूछा है बिफोर इंक्रीज कितना था 5x, तो 5 इंटू 500 दैट विल बी 2500। क्लियर? वेरी गुड पुण्य, 2500, राइट? अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ रेशियोज। कन्वर्जन ऑफ रेशियोज मतलब अगर टू क्वांटिटीज का रेशियो आपको गिवन है और आपको थ्री क्वांटिटीज का रेशियो फाइंड करना है, राइट? सो सिंपल लैंग्वेज में हम जहाँ पे टू क्वांटिटीज का रेशियो है उसको सिंपल रेशियो बोलते हैं, और जहाँ पे थ्री क्वांटिटीज मोर देन टू क्वांटिटीज अगर रहेगी तो उसको बोल देंगे कंपाउंड रेशियो। Simple and compound ratio. Simple ratio is nothing but the ratio of two quantities, and compound ratio is nothing but ratio of more than two quantities. Very good point. देखिए कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए a is to b दिया है, a is to b दिया है 2 is to 3, and b is to c दिया है 4 is to 5, राइट? तो अब यहाँ पे देखिए कम अब कंपाउंड जब कर रहा हूं मैं, मतलब जब कन्वर्ट कर रहा हूं a is to b is to c है, और दोनों रेशियोज में b कॉमन है, तो मुझे b से ही उनको मैच करना पड़ेगा, राइट? म्यूचुअल वैल्यू कौन सी है b है, तो b को ही मैच करना पड़ेगा। b की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये डायरेक्टली तो मैच नहीं हो रहा है, राइट? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, b की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। अब b की वैल्यू सेम करने के लिए मुझे यहाँ पे 4 से और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और मैंने पहले ही बोला था b रेशियो में एक वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो दूसरी भी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे अगर b को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो a को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम इधर b को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 8 इज टू b की वैल्यू हो जाएगी 12, और यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 3 मतलब 12 इज टू 5 इज टू 3 15, राइट? तो अब b की वैल्यू अगर सेम हो गई तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। क्यों? इस कैसे कि a की वैल्यू अगर 8 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। यही होता है रेशियो कि a की वैल्यू अगर 12 है तो b की वैल्यू 12 होनी, सॉरी a की वैल्यू 8 है तो b की वैल्यू 12 होनी चाहिए, और b की वैल्यू जब 12 होंगी तब c की वैल्यू होती है 15, तो b की वैल्यू यहाँ पे 12 है तो c की वैल्यू 15 हो जाएगी, राइट? ये बन गया a इज टू b इज टू c। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और हमें शॉर्टकट चाहिए। वेरी गुड शुभांगी। अब कॉम्प्लेक्स चाहिए, सॉरी सिंपल चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए सिंपल शॉर्टकट क्या है इसके लिए, सिंपल कन्वर्जन करने के लिए। सिंपल हमें क्या चाहिए, a इज टू b इज टू c। उसमें से फर्स्ट रेशियो क्या है मेरे पास, a इज टू b 2 इज टू 3, a इज टू b 2 इज टू 3 है, c नहीं है हमारे पास फर्स्ट रेशियो। और सेकंड रेशियो में देखिए b इज टू c है 4 इज टू 5, यहाँ पे 4 इज टू 5 b और c की वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, c की जो वैल्यू नहीं है वह उसकी जगह पे मैं एडजेसेंट वैल्यू लूंगा। एडजेसेंट मतलब उसके आजू बाजू जो भी वैल्यू है वो ले लूंगा, राइट? तो c के एडजेसेंट वैल्यू जो है वो 3 है, तो 3 इधर आ जाएगा, और b सेकंड रेशियो में a की वैल्यू नहीं है, ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे,
तो इस पे भी एडजेसेंट वैल्यू पुट कर दूंगा। एडजेसेंट वैल्यू कौन सी है? 4, तो ये 4 इधर आ जाएगा, राइट। और इनका मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा मैं, तो ये 4 टू द 8, 3 4 द 12 एंड 5 3 द 15, राइट। तो ये बन जाएगा 8:12:15। इसको अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, नहीं होता है तो एज इट इज। तो ये सिंप्लीफाई नहीं होता है, कोई ऐसे नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे 8:12:15। नाउ अंडरस्टूड। यहाँ पे समझिए, जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है उसको उसकी एडजेसेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि हम मल्टीप्लिकेशन क्यों, मतलब रेशियो कंपाउंड क्यों करते हैं। देखिए, रेशियो कंपाउंड क्यों करना पड़ता है हमें? दो रेशियोज गिवन है, जैसे कि A:B है एंड B:C है। अब B की वैल्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो A और C की वैल्यू हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि B की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, द रेशियो ऑफ A's मनी टू दैट ऑफ B's मनी इज 4:5। सो A:B का रेशियो कितना दिया है? 4:5 दिया है। एंड B's मनी टू C's मनी इज 2:3। B और C का रेशियो जो दिया है वो कितना है? 2:3। इफ A हैज 800 रुपीज, A के पास कितना है? 800 रुपीज, देन द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अमंग A, B एंड C इज, तो हमें तीनों की वैल्यू पूछी है, A प्लस B प्लस C की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब मेरे पास A की वैल्यू है, इससे मैं डायरेक्टली C को कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि डायरेक्टली दोनों रेशियोज अलग अलग है। तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? रेशियोज को कंपाउंड करना पड़ेगा। रेशियोज को कंपाउंड करना पड़ेगा तो मैं क्या कर दूंगा? 4:5 को लिखूंगा। आगे C की वैल्यू नहीं है मेरे पास, और इसमें B और C की वैल्यू है, दैट इज 2:3, और A की वैल्यू नहीं है। इस पे मैं एडजेसेंट वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। ये कंपाउंड रेशियो बन जाएगा 8:10:15, 8:10:15, राइट। अब मेरे पास तीनों का एक रेशियो आ गया है, उसमें मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूँ A को B के साथ, A को C के साथ, और A की वैल्यू मेरे पास 800 है, तो 8 की वैल्यू 800 है, तो सिंपल बात है 10 की वैल्यू 1000 हो जाएगी, मतलब 1000, और 15 की वैल्यू 1500, मतलब 15000 हो जाएगी। सॉरी 1500, 1500 हो जाएगी। और क्या पूछा है? टोटल अमाउंट पूछी है, तो ऐड कर दूंगा मैं इन तीनों को। 1500 प्लस 1000 2500, 2500 प्लस 800 3300, राइट। x इज इक्वल टू 100। वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया कि कंपाउंड क्यों करना है, कि जब दो रेशियोज गिवन है हमारे पास, दो रेशियोज गिवन होंगे, तो उन दोनों को मैं डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे कंपाउंड करना पड़ेगा। तीनों को एक ही रेशियो में लाना पड़ेगा, A:B:C में, तब मैं A को C के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ, A को B के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ, इसलिए हमें कंपाउंड करना पड़ता है, राइट। तो सेम तरीके से चारों वैल्यूज, 4 क्वांटिटीज का रेशियो भी आता है, उसको भी देखते हैं हम कैसे कंपाउंड करना है। माइनस नहीं, देखिए A:B 2:3, B:C 4:5, C:D 6:7, फाइंड A:B:C। डायरेक्टली लिख देता हूँ, A:B:C:D फाइंड करना है मुझे, तो A:B मैं 2:3 लिख दूंगा, और आगे दो वैल्यूज नहीं है हमारे पास, ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। फर्स्ट रेशियो आ गया। सेकंड रेशियो में क्या बोला है? B:C 4:5, B की वैल्यू है 4, C की वैल्यू है 5, यहाँ पे A की वैल्यू नहीं है, D की वैल्यू नहीं है, और C:D लास्ट रेशियो में 6:7 है, C:D
D 6:7 है, यहाँ पे B की वैल्यू नहीं है और A की भी वैल्यू नहीं है। अब एडजेसेंट वैल्यू मुझे पुट करनी है, तो यहाँ पे D के लिए एडजेसेंट वैल्यू कोई नहीं है क्योंकि C एडजेसेंट है बट उसके पास भी वैल्यू नहीं है और आगे कुछ है ही नहीं। तो पहले मैं C को पुट कर दूंगा। C की वैल्यू, C को एडजेसेंट D है बट उसके पास वैल्यू नहीं है, और C को एडजेसेंट B है और उसके पास वैल्यू भी है, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। अब D के लिए भी एडजेसेंट वैल्यू मिल गई 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे A की एडजेसेंट है 4, तो वो आ जाएगा। यहाँ पे A की एडजेसेंट है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर सेम प्रोसेस होगी, A के लिए वैल्यू नहीं है एडजेसेंट, तो पहले B को फिल कर दूंगा, B को फिल कर दूंगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, और बाद में क्या कर दूंगा लास्ट में इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये बन जाएगा 6 4 द 24, 24 इंटू 2 48, ये हो जाएगा 6 4 द 24, 24 इंटू 3 72, ये हो जाएगा 30 इंटू 3 90, और आगे बन जाएगा 35 इंटू 3 105, राइट। ये आ गया A/B/C/D। और अगर ये क्वेश्चन किसी एक वैल्यू से डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दो, इसको 3 से डिवाइड होता है, 3 से कर सकते हैं हम इसको डिवाइड। 3 से इसको काट दो तो ये बन जाएगा 16, 3 से इसको काट दो तो ये बन जाएगा 24, 3 से इसको काट दो तो ये 30, और 3 से इसको काट दो तो ये 35 बन जाएगा, राइट। आगे कुछ कट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये हमारा फाइनल रेशियो बन गया। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? Yes, sir. Is anyone having doubt regarding this conversion? नो सर। Okay. ले आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं कन्वर्जन पे। The ratio of weight of A is to B, B is to C, and C is to D is 3:5, 6:7, and 10:9 respectively. Find the weight of D if weight of A is 36 kg. अब A का गिवन है और डायरेक्टली D का पूछा है, तो मेरे पास ऐसा कोई रेशियो नहीं है जिसमें A और D साथ में है। यहाँ पे A और B है, यहाँ पे B और C है, यहाँ पे C और D है, तो मुझे कंपाउंड करना पड़ेगा A/B/C/D को, सॉरी A/B/C/D, A/B/B/C/D, ये कंपाउंड करना पड़ेगा। सेम वे में कंपाउंड करेंगे जैसा पिछला किया है। A/B 3:5 है, 2 ब्लैंक स्पेस आएंगे आगे। C/B/C कितना है? 6:7 है, तो यहाँ पे A ब्लैंक होगा, D ब्लैंक होगा, और C/D है 10:9, और यहाँ पे A और B ब्लैंक है, फिल कर दो इनको, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये 5 बन गया, ये 5 बन गया, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 आ जाएगा, राइट। देखिए इसको क्या हो जाएगा, 10 इंटू 6 60 इंटू 3 180, 10 इंटू 6 60, 60 इंटू 5 300, ये हो जाएगा 5 इंटू 7 35 इंटू 10 350, एंड 7 इंटू 5 35 इंटू 9 315, राइट। अब ये इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, किस वैल्यू से डिवाइड होते हैं? 5 से डिवाइड होते हैं सभी वैल्यूज, 5 से कर दो पहले इसको, तो ये बन जाएगा 36, ये बन जाएगा 5 से कर दो तो ये 60 बन जाएगा, ये बन जाएगा 70, ये बन जाएगा 63, राइट। 5 से कट कर दिया मैंने। आगे कंटिन्यू डिवाइड होता है किस वैल्यू से? नहीं होता है, तो देखिए डायरेक्टली देखते हैं हम। A इज 36 kg, अभी A की डायरेक्ट वैल्यू मुझे मिल गई है 36, तो डायरेक्टली मैं C की वैल्यू, B की वैल्यू देख सकता हूँ, C की वैल्यू देख सकता हूँ, D की वैल्यू भी देख सकता हूँ। तो D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे 63, A की वैल्यू है 36 और D की डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी 63। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
63. Very good, Puneet. Very good, Shubhangi. Remaining guys, are you getting this? Yes, यस sir. सर. ओके, चलिए. तो ये हो गया रेशियो. अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोपोर्शन की तरफ. पहले समझ लिए प्रोपोर्शन क्या होता है. प्रोपोर्शन क्या होता है समझते हैं. ठीक है. अब जब सिंपल रेशियो है आपके पास A:B, तो इसमें प्रोपोर्शन क्या होता है. ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन. फर्स्ट प्रोपोर्शन. और B होता है सेकंड प्रोपोर्शन. सेकंड प्रोपोर्शन, राइट. और जब हम बोलते हैं कि टू रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या होता है. A:B इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल B:C. अब अगर हम बोलते हैं कि दिस टू रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, मतलब A:B इज इक्वल टू B:C. इसको क्या लिख सकता हूँ मैं. A:B को लिख सकता हूँ A/B इक्वल टू B:C को लिख सकता हूँ B/C, राइट. तो ऐसे केस में क्या होता है. A इज फर्स्ट प्रोपोर्शन, B अब दो जगह पे है, तो B हो जाएगा सेकंड प्रोपोर्शन एंड C हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन, राइट. क्लियर. और फिर अगर ऐसे इक्वेशन, ऐसा रेशियो आता है A/B इज इक्वल टू C/D, राइट. इसमें B कॉमन नहीं है बट रेशियोज इक्वल है. तो A हो जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, B हो जाएगा सेकंड प्रोपोर्शन, C हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन और D हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन. अब हमें इसमें से नथिंग बट सिंपल क्वेश्चन आते हैं. A की वैल्यू फाइंड करनी होती है, B की वैल्यू, C की वैल्यू, D की वैल्यू. तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा रहता है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन. मीन प्रोपोर्शन क्या होता है. यहाँ पे देखिए A:B, B:C है, राइट. A:B:C है. तो ये जो दो एंड प्रोपोर्शन होते हैं इनको बोलते हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शन. एक्सट्रीम प्रोपोर्शन. और ये जो सेंटर वाला होता है, बीच वाला जो होता है, उसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन. जो सेंटर वाला होता है उसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, राइट. सिंपल बात है. सीक्वेंशियल उनको प्रोपोर्शन बोलते हैं. तीन वैल्यूज है तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन. 4 क्वांटिटीज अगर है तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन. तीनों वैल्यूज, 3 क्वांटिटीज का अगर रेशियो है तो लास्ट के 2 प्रोपोर्शंस को बोलते हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शंस और सेंटर वाले को बोलते हैं, यानी बी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन. इतना ही याद रखना है आपको. इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं. देखिए कैसे आते हैं. हम सीधे क्वेश्चन अभी देखते हैं एक बार. क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2:5. अब थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो यानी टोटल रेशियो में 3 ही क्वांटिटीज होगी. 3 क्वांटिटीज है तो रेशियो कैसा होगा. A/B इक्वल टू B/C. 3 ही क्वांटिटीज है. और थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है मतलब C फाइंड करना है, क्योंकि A हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, B दो जगह पे है वो हो गया सेकंड प्रोपोर्शन और लास्ट का बच रहा है वो थर्ड प्रोपोर्शन. C की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फर्स्ट मतलब A की वैल्यू हो जाएगी 3, B की वैल्यू हो जाएगी 5. तो ये इसको वैल्यूज में पुट कर दो तो 3/5 इक्वल टू 5/C की वैल्यू x कंसीडर करते हैं. और इसको सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे करेंगे. 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 5. सो x इज इक्वल टू 25/3. x की वैल्यू मिल गई 25/3. वेरी गुड शुभम. x की वैल्यू मिल गई 3/5, सॉरी 23 बाय, सॉरी क्या है वो 25/3, राइट.
सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 1, 2 एंड 3। फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, मतलब रेशियो कैसा होगा, a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। फोर्थ फाइंड करना है, यानी 4 प्रोपोर्शन होंगे उसमें, राइट। तो a इज टू बी इज टू सी इज टू डी, a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी 2, c की वैल्यू होगी 3 और d की वैल्यू होगी x। पता नहीं है, फाइंड करनी है। तो इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स यानी x, 2 इंटू 3 यानी 6। तो सिंपली x की वैल्यू 6 मिल गई, राइट। वेरी गुड, सो एवरीवन इज गेटिंग दिस। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसको बता देता हूँ, लिखने के लिए जगह मिल जाएगी। तो फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन पूछा है तो 3 क्वांटिटीज का रेशियो है, सिंपली a बाय बी इज इक्वल टू b बाय सी, और हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन प्रोपोर्शन। ये फर्स्ट, ये थर्ड, और सेंटर वाला जो है वो मीन प्रोपोर्शन होगा। तो a की वैल्यू होगी 27 बाय b, मतलब x इज इक्वल टू x बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इंटू 3, 27 इंटू 3 हो जाएगा 81, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9। इतना ही होता है रेशियो एंड सॉरी प्रोपोर्शन। वेरी गुड सी, वेरी गुड पुनीत, राइट। सो ये मीन बोल गया मीन प्रोपोर्शन। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। प्रोपोर्शन में हमें इतना ही याद रखना है, लास्ट के 2 प्रोपोर्शन को एक्सट्रीम प्रोपोर्शन बोलते हैं, सेंटर वाले प्रोपोर्शन को मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, राइट। अब इसके बाद आता है पार्टनरशिप। रेशियो का अगला पार्ट होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब बिजनेस में क्या बोलते हैं, भागीदारी, हिस्सेदारी जो होता है वो, राइट। तो पार्टनरशिप क्यों की जाती है, किसी के पास बजट नहीं है तो पार्टनरशिप करते हैं कि अगर मुझे कोई बिजनेस चालू करना है और बिजनेस का बजट है टोटल 1 लाख रुपीज, और मेरे पास अभी 50,000 लिए, और मेरे पास अगर 50,000 लिए तो मैं क्या करूंगा, कोई एक बंदा ढूंढूंगा जिसको बिजनेस चालू करना है और उसके पास 50,000 होने चाहिए। तो हम दोनों मिला के 50,000 लगा के एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो अब दोनों की जो पार्टनरशिप होगी, मेरे पास, मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया है, उसने 50,000 इन्वेस्ट किया है, तो दोनों की पार्टनरशिप हो जाएगी इक्वल, हाफ हाफ, राइट। 1 लाख का बजट था, 50,000 मैंने दिए, 50,000 उसने दिए, इक्वल इक्वल दिया है। तो जो प्रॉफिट होगा आगे वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेम। मतलब अगर 1 लाख का बिजनेस है, 1 साल मैंने बिजनेस चलाया हमने, और मानो प्रॉफिट हो गया हमें 50,000, तो वो 50,000 प्रॉफिट डिवाइड होगा हम दोनों में, और इक्वल डिवाइड होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो था हमने इक्वल किया था, राइट। तो 25,000 डिवाइड हो जाएगा। ये तो सिंपल हो गया, जितना जिसने इन्वेस्ट किया है उतना उसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान लो 1 लाख में से मैंने 80,000 इन्वेस्ट किया होता और मेरे पार्टनर ने 20,000 इन्वेस्ट किया होता, तो हमारे इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाता 80,000 इज टू 20,000, जो कि बन जाता 4:1, राइट। तो हमारा जो प्रॉफिट जो होता वो भी 4:1 में डिवाइड हो जाता। मान लो हमारा 10,000 का प्रॉफिट हो जाता, तो उसको भी हम 4:1 में डिवाइड कर देते। 4:1 में इसको मिल जाता, मुझे मिल जाता 8,000, मेरे पार्टनर को मिल जाता था 2,000, राइट। बट अब इसमें एक और क्वेश्चन आता, मतलब क्वेश्चन नहीं, इसमें और एक पार्ट आता है कि अगर पार्टनरशिप में सिर्फ अमाउंट थोड़ी इन्वेस्ट होता है, सिर्फ मनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट होता है, पार्टनरशिप में टाइम भी इन्वेस्ट होता है। टाइम कैसे इन्वेस्ट होता है कि मेरे पास, मुझे अगर बिजनेस चालू करना है और मेरे पास 1 लाख रुपीज टोटल है, बट मेरे पास टाइम ही नहीं है बिजनेस रन करने के लिए, तो मैं किसी को बोल दूंगा कि भाई तेरा 20% पार्टनरशिप रहेगा, तू फिर सिर्फ बिजनेस चलाना, काम चला। तो ये भी हो सकता है, टाइम भी इन्वेस्टमेंट होता है, तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम सीधा क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं कि क्वेश्चन पार्टनरशिप पे टाइम इन्वेस्टमेंट और मनी इन्वेस्टमेंट कैसे होता है और उस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, राइट। और उसमें प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। जब मतलब क्वेश्चन के साथ अगर आप देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए,
विराट, सुरेश एंड महेंद्र, राइट। परसों मैं मैच देखता था तब ये क्वेश्चन बनाया, तो सभी क्रिकेटर ही आ गए। Virat, Suresh and Mahindra started a business together with an investment of 5,000, 10,000 and 15,000 respectively, right? अब अमाउंट भी इन्वेस्ट उन्होंने अलग अलग किया। तो पहले हम मनी इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखते हैं। अब मनी इन्वेस्टमेंट कैसी है? विराट, सुरेश एंड महेंद्र। सो इसका रेशियो क्या ऐसा है? 15,000, 10,000, सॉरी 5,000 एंड देन सॉरी 5,000, 10,000 एंड 15,000। ओके, सो इसका रेशियो कैसा है? 5,000 से कट हो जाएगी तीनों वैल्यूज। 5,000 1 5,000, 5,000 2 10,000, 5,000 3 15,000। ये मनी रेशियो हो गया उनका। बट विराट लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ। विराट ने क्या किया? 6 महीने में बिजनेस छोड़ दिया। मतलब विराट बिजनेस में कितने महीने था? अब टाइम इन्वेस्टमेंट भी आ गया, क्योंकि अगर 1 साल के बाद कुछ प्रॉफिट होता है तो विराट को पूरे साल का प्रॉफिट थोड़ी मिलेगा, उसको 6 महीने का ही प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस में 6 महीने ही था। तो विराट बिजनेस में था 6 महीने। आफ्टर अनदर 6 मंथ्स महेंद्र ऑल्सो लेफ्ट द बिजनेस। उसके 6 महीने बाद महेंद्र ने भी क्या किया? बिजनेस को लेफ्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि महेंद्र जो था बिजनेस में 12 महीने था, राइट। एंड इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 2 years इज 4,000। अब 2 महीने में प्रॉफिट हुआ है तो बिजनेस 2 महीने चला होगा, और बिजनेस 2 महीने किसने चलाया होगा? सॉरी 2 साल सुरेश ने चलाया होगा। तो सुरेश था दोनों 2 साल के लिए, यानी 24 मंथ्स के लिए, राइट। और उनका टाइम रेशियो क्या हो जाएगा? 1:4:2। 6 से कट हो जाएगी। 6 1 6 1 6, 6 4 24, 6 2 12, राइट। ये हो गया उनका टाइम रेशियो। अब जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल तो नहीं बटेगा सब में, क्योंकि सबके अमाउंट भी डिफरेंट है, सबका टाइम भी डिफरेंट है। तो प्रॉफिट रेशियो के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए प्रॉफिट रेशियो के लिए हमें क्या करना है? मनी रेशियो इनटू टाइम रेशियो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा, और 3 × 2 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट रेशियो, राइट। अब ये प्रॉफिट रेशियो है और टोटल प्रॉफिट हुआ है 4,500 का। टोटल प्रॉफिट 4,500 का हुआ है, और जिसको मुझे 1:8:6 में डिवाइड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा हमारा स्टार्टिंग में कि इसको कैसे डिवाइड करूंगा मैं? 1x + 8x + 6x = 4,500। x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे यहाँ से 6 + 8 14 + 1 15x = 4,500 एंड देन x = 300 मिल जाएगा मुझे, राइट। x की वैल्यू 300 मिली। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द शेयर ऑफ सुरेश। तो सुरेश को कितना मिला है? सुरेश को कितना मिला है? 8x मिला है। सुरेश की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 8x, यानी 8 × 300 यानी 24,000 रुपीज किसको मिलेंगे? सर 2400 रुपीज किसको मिलेंगे? सुरेश को मिलेंगे। ये हो गया टाइम रेशियो एंड प्रॉफिट, सॉरी टाइम रेशियो एंड मनी रेशियो का क्वेश्चन, जिसमें हमें प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा? अमाउंट मनी रेशियो और टाइम रेशियो का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, जो कि होगा हमारा प्रॉफिट रेशियो, राइट। सो क्लियर टू एवरीवन? वंस अगेन, ओके कुशल। Okay, so I will explain once again so that everyone will get a clear idea about this. देखिए, सो बिजनेस में होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट डिपेंड होता है आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया बिजनेस में और कितना मनी इन्वेस्ट किया। तो प्रॉफिट रेशियो इज नथिंग बट, सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू टाइम रेशियो इनटू मनी रेशियो। जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और जितना टाइम इन्वेस्ट किया है उनका प्रोडक्ट जो होता है वो होता है प्रॉफिट रेशियो, राइट। सो मनी रेशियो देखिए यहाँ पे विराट, महेंद्र और सुरेश का कितना था? 5,000, 10,000 एंड 15,000। तो ये रेशियो हो गया उनका 1:2:3
राइट। मनी रेशियो, टाइम रेशियो क्या था? अब टाइम रेशियो डायरेक्टली नहीं दिया है, स्टेटमेंट्स ने दिया है, उसको फाइंड करेंगे। देखिए विराट लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 6 months, मतलब ये जो विराट था वो 6 महीने ही बिजनेस में था। आफ्टर अनदर 6 months, मतलब उसके बाद 6 महीने बाद महेंद्र ऑल्सो लेफ्ट द बिजनेस, मतलब महेंद्र था 12 महीने, राइट। एंड आफ्टर 2 years प्रॉफिट दिया है, तो फिर सुरेश ने टोटल 2 years के लिए लिखा होगा। अब यहाँ पे मैं 2 तो नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप एंड सेम यूनिट। तो यूनिट इनका मंथ है, इसका भी मंथ है, तो इसका भी मंथ होना चाहिए। 2 years को मंथ्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो 24 months बन जाएंगे, राइट। तो इनका मुझे मल्टीप्लीकेशन लेना है, तो मल्टीप्लीकेशन में या तो डायरेक्टली भी ले सकता हूँ या इनका रेशियो फाइंड करके भी ले सकता हूँ। इनका रेशियो हो जाएगा 1:4:2, 6 से कट जाएगा 1 हो जाएगा, 6 से कटा 4 हो जाएगा, 6 से कटा 2 हो जाएगा। तो इनका रेशियो टाइम रेशियो है, इनका प्रोडक्ट लूंगा तो 1:1 1 हो जाएगा, ये विराट का हो गया। 2:4 8 ये सुरेश का हो गया, और 3:2 6 ये महेंद्र का हो गया। और ये टोटल इन दोनों इनको टोटल कुल मिला के प्रॉफिट हुआ है 4500। तो x इनकी एक्चुअल वैल्यूज हो जाएगी। सो 1x + 8x 9x, 9x + 6x 15x इज इक्वल टू 4500। तो x इज इक्वल टू 300 हो जाएगा, x की वैल्यू 300 मिल गई। क्या पूछा है? फाइंड द शेयर ऑफ सुरेश। तो सुरेश को कितना मिलेगा? 8x मिलेगा। तो 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 × 300 दैट इज 2400, राइट। नाउ क्लियर कुशल? डन, वेरी गुड। चलिए इस पे और एक एग्जांपल देखते हैं हम, ताकि आपके आइडिया जो है, कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए अब पिछले क्वेश्चन में था कि ज्वाइन कर लेफ्ट कर रहे थे बिजनेस को, यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 1 महीने बाद ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ज्वाइन देखिए कैसे था। शंकर स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 15,000। से शंकर ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपीज इन्वेस्ट किए? 15,000, राइट। आफ्टर 2 months, मतलब 2 महीने के बाद, एहसान ज्वाइंड बाय इन्वेस्टिंग 20,000। एहसान ने ज्वाइन किया उसके बाद 20,000 इन्वेस्ट करके। आफ्टर 2 months लॉय आल्सो ज्वाइन, मतलब उसके भी 2 महीने बाद क्या किया? लॉय ने भी ज्वाइन किया। अशोक, ओके, लॉय ने भी ज्वाइन किया। लॉय ने कितना ज्वाइन किया? एट अ कैपिटल ऑफ 30,000, तो लॉय ने 30,000 ज्वाइन कर दिए, राइट। आफ्टर एट द एंड ऑफ 1 year, मतलब शंकर स्टार्टिंग से था, तो शंकर पूरे 12 महीने होगा बिजनेस में। उसके 2 महीने बाद एहसान ने ज्वाइन किया था, तो एहसान कितने महीने होगा? 10 महीने के लिए होगा, क्योंकि उसने स्टार्ट से 2 महीने बाद ज्वाइन किया था। और लॉय ने उसके भी 2 महीने बाद ज्वाइन किया था, तो लॉय होगा 8 महीने, राइट। तो इनका रेशियो ले लीजिए, ये है मनी रेशियो, ये है टाइम रेशियो। सो रेशियो लेंगे हम इसका, तो ये हो जाएगा, कितने से डिवाइड हो गए? 5 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 5, ये हो गया मनी रेशियो। और टाइम रेशियो कितने से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, यहाँ इसका हो जाएगा 4, राइट। तो प्रॉफिट रेशियो के लिए हम क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 6 × 3 18, 4 × 5 20, 20, और 5 × 4 ये भी 20 हो जाएगा, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं हम, 2 से कट कर देंगे, 9:10:10, सॉरी यहाँ पे 6 आ जाएगा ना, 5,000 से कट किया था। 5,000 3 1500, 15,000, 5,000 4 20,000, यहाँ पे 6, यहाँ पे 24 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, राइट। सॉरी फॉर दिस। सो 9:10:12. At the end of the year, they got 3,100 as the total profit. So total profit कितना हुआ है? 9x + 10x + 12x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3,100।
तो इसको ऐड कर दीजिए 9 + 12 9 + 10 19 19 + 2 12 31x इज इक्वल टू 3100। सो x इज इक्वल टू 31 31 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा तो 100 x की वैल्यू 100 कीजिए। देन फाइंड द शेयर ऑफ शंकर। तो शंकर को कितना मिला था? शंकर को मिला था 9x। सो 9x इज इक्वल टू 9 into 100 that will become your 900. So the profit of Shankar will be 900 rupees. Shankar. Clear? 900. Puneet, very good. So is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. So today we have covered the remaining part of our average. Then we have seen ratio. Then we have seen proportion. Then we have seen partnership. So is everything clear to everyone? अगर Yes, sir. ऊपर Yes, sir. डाउट है रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज? सर और एक बार रिपीट करो ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन। यस सर। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, मनी रेशियो जो होगा 3:4:6, इसको क्या करना है आपको टाइम रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो है 6:5:4, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको जो मिलेगा वो होगा आपका प्रॉफिट रेशियो, राइट। तो प्रॉफिट रेशियो, अब टाइम मनी रेशियो कैसे था, शंकर ने दिया था 15,000, एहसान ने जो किया था 20,000 इन्वेस्ट, और लॉय ने किया था 30,000 इन्वेस्ट, राइट। तो 1 2 3 0 कैंसिल हो गए, 1 2 3 0 कैंसिल हो गए, 1 2 3 0 कैंसिल हो गए, 5 से काट दिया तो 5 3 15, 5 4 20, 5 6 13, ये हो गया उनका मनी का रेशियो, मनी इन्वेस्टमेंट, राइट। अब फिर अब टाइम रेशियो फाइंड करना है। टाइम रेशियो कैसे फाइंड करूंगा मैं, देखिए यहाँ पे शंकर ने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 साल का प्रॉफिट दिया, तो शंकर पूरे 1 साल के लिए बिजनेस में होगा, तो होगा 12 मंथ्स के लिए, राइट। आफ्टर 2 मंथ्स, सॉरी 2 मंथ्स लेटर एहसान ज्वाइन, मतलब एहसान ने 2 महीने के बाद ज्वाइन किया, तो उसके आगे वो बिजनेस में रहेगा, तो उसके आगे बिजनेस में कितने महीने रहेगा वो, 10 महीने रहेगा, राइट। आफ्टर 2 मंथ्स लॉय आल्सो ज्वाइन, उसके बाद 2 महीने और बाद लॉय ने भी ज्वाइन किया, तो लॉय ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया, टोटल कुल मिला के 4 महीने बाद ज्वाइन किया, तो मतलब वो 8 महीने बिजनेस में रहा होगा, तो उनका रेशियो मिला मुझे 6:5:4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिया तो 18:20:24 मिला, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो 9x 10x 12x मिला, 9x 10x 12x मिला, और तीनों का मिला के जो प्रॉफिट था वो था 3,100, तो तीनों को ऐड कर दिया मैंने, 9x + 10x 19x + 12x 31x, 31x इज इक्वल टू 3100, तो x इज इक्वल टू 100 मिला। तो पूछा था शंकर का प्रॉफिट, तो शंकर का था टोटल 9x, तो 9x में x को 100 पुट कर दिया, तो 9 × 100 900 मिल गया, राइट। नाउ क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, sir. Okay, so far we have seen percentage, then we have seen profit and loss, then we have seen average. Now today we have seen the remaining part of average, जो कि हमारा कल थोड़ा सा टेक्निकल इशू लाइट की वजह से हमें आज लेना पड़ा था, तो वो लिया। फिर हमने आज कवर किया है रेशियो, देन प्रोपोर्शन, देन पार्टनरशिप। तो अभी तक किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जो भी हमारे सेशंस हुए उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो यूट्यूब पे डाल दी गई है, आप जाके देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेगी आपको। सो सिंपली क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाके आपको सर्च करना है वाइब्रेंट माइंड्स टेक्नोलॉजीज, और वाइब्रेंट माइंड्स पुणे सर्च कर सकते हो आप, वहाँ पे आपको मिलेगा ये चैनल वाइब्रेंट माइंड IT जॉब्स एंड करियर्स। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे आप, और प्लेलिस्ट में जाके आपको ये मिलेगा एप्टीट्यूड लेक्चर सीरीज, राइट। एप्टीट्यूड लेक्चर सीरीज में आपको आज 3 सेशंस मिलेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ब्लड रिलेशन,
और आज का जो कल का जो है वो आज मैं अपलोड कर दूंगा और आज का भी अपलोड कर दूंगा, दोनों भी अपलोड हो जाएंगे। तो वहाँ पे आपको तीनों मतलब सभी सेशंस मिलेंगे, इसके आगे जो भी होने वाले हैं आपको सभी उस वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ, मैं इसका लिंक दे देता हूँ आपको प्ले लिस्ट का। तो आप वहाँ पे जाके तीनों लेक्चर्स चेक कर सकते हैं, राइट? Raul, no problem. If you have missed any lecture previously, so you can get there. Today I will upload the lecture of average and ratio and proportion both. Okay, so you will get all the session recordings of all the lectures there.